अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डायहेड्रल ग्रुप को स्टडी करेंगे और हम ये देखेंगे कि ये जो डायहेड्रल ग्रुप है ये टोटली ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि ये रेगुलर पॉलीगॉन जो होती है हमारे पास उसके रोटेशन से और उसकी रिफ्लेक्शन से ये ग्रुप हमारे पास बनता है। यानी इसके जो एलिमेंट है वो टोटली ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम देखते हैं कि डायहेड्रल ग्रुप को मतलब हमने किस तरह डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास डायहेड्रल ग्रुप जो है उसकी जो नोटेशन है वो डी एन भी यूज होती है और डी टू एन भी यूज होती है। तो जब हम डी एन से जार करते हैं तो एन जो है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन को जार करता है, और जब हम डी टू एन लिखते हैं एन नंबर ऑफ साइड्स को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन टू से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो इस ग्रुप का आर्डर शो करता है। जैसे अगर मैं नंबर ऑफ साइड्स 3 लूंगा तो जो डायहेड्रल ग्रुप के एलिमेंट आएंगे वो 6 एलिमेंट आएंगे, और अगर मैं 4 एन की वैल्यू 4 लूंगा तो डायहेड्रल ग्रुप का जो एलिमेंट है वो 8 आएंगे। और इस तरह अगर मैं एन की वैल्यू 5 लूंगा यानी नंबर ऑफ साइड्स हैं वो 5 लूंगा तो मेरे पास उसके 10 एलिमेंट आएंगे। ओके, तो अब मैंने हम ये देखते हैं कि ये मैंने जो डायग्राम बनाई है ये क्या कैसे बनाई है। तो पहले जो है रेगुलर पॉलीगॉन क्या होती है। तो रेगुलर पॉलीगॉन हमारे पास एक ऐसी शेप है जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और जो उसके इंटीरियर एंगल हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अब साइड्स इक्वल करना तो प्रॉब्लम नहीं है, वो हम लेंथ इक्वल रख लेंगे, लेकिन इंटीरियर एंगल हमने कैसे पॉलीगॉन के फाइंड करने होते हैं उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है कि अगर मैंने इंटीरियर एंगल कितने रखने हैं। अगर मेरे पास 3 साइड है तो इंटीरियर एंगल कितना होगा, अगर 4 साइड है तो इंटीरियर एंगल कितना होगा, 5 साइड्स हैं तो इंटीरियर एंगल कितना होगा, और इसी तरह अगर 6 साइड है तो इंटीरियर एंगल कितना होगा। ओके, तो पहले फॉर एग्जांपल हम इसके लिए कंप्यूट करते हैं। अगर मैंने एन नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो 3 ली हैं तो मेरे पास थीटा क्या आएगा। तो अगर हम इसमें पुट करें यानी एन इक्वल टू 3 लें तो थीटा जो है वो आ जाएगा 180 माइनस 3 माइनस 2 और डिवाइडेड बाय 3। एन की वैल्यू मैंने 3 पुट कर दी है तो इसका आंसर जो है ये 1 हो जाएगा। ये कैंसिल होकर मेरे पास कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे देखें जो ट्रायंगल बनाई है उसकी तीनों साइडें भी बराबर हैं और अपोजिट एंगल जो है वो भी इक्वल है। और ये वैसे भी हमने ज्योमेट्री में भी पढ़ा होता है कि मतलब एंगल के सामने मतलब अगर ये दोनों तीनों एंगल सेम है तो इनकी अपोजिट साइड पे आपस में क्या होंगी, सेम होंगी। उसके बाद अगर मैं एन जो है 4 लेता हूँ तो फिर मेरे पास क्या आएगा, इसमें 4 पुट करें तो थीटा इक्वल आ जाएगा 180 और 4 माइनस 2 ओवर 4। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसको कट कर लें, तो ये कट करेंगे जब इसको इससे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये 2 बच जाएगा। ठीक है, और फिर 2 को इससे कट करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस वजह से D4 में जो इंटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल आए हैं, 90 के इक्वल आए हैं। इस तरह अगर फॉर एग्जांपल इस तरह आप ये भी कंप्यूट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ये कंप्यूट कर रहा हूँ तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ साइड जो है वो 6 होंगी तो थीटा जो है वो किसके इक्वल आएगा, 180 इंटू 6 माइनस 2 ओवर 6 आ जाएगा। एन की वैल्यू 6 पुट कर दी है मैंने, तो ये इससे कैंसिल होकर 30 और 6 में से 2 माइनस करें तो 4, 4 को 3 से ज़रब दें तो 30 से ज़रब दें तो 120 आता है। इसका मतलब है कि इस केस में इंटीरियर एंगल जो है वो कितने आएंगे, 120 आएंगे। और जब आप n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है इस फार्मूले से 108 आएगा। तो इंटीरियर एंगल जो है वो 108 होंगे और जो अपोजिट साइड है वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो इस तरह हमने ये शेप्स बनाई हैं और इनको हम क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, अब हमने जो डी एन के यानी कि D3 D4 D5 और D6 के जो एलिमेंट लिखने हैं वो किस तरह लिखने हैं। तो इसके जो एलिमेंट हैं वो या तो रोटेशन की यानी इसी शेप की रोटेशन की मदद से आएंगे या फिर इसको रिफ्लेक्ट करने से आएंगे। तो मैं अभी आप लोगों को ये ज्योमेट्रिकली करके दिखाता हूँ, मैंने ये बनाई है तो इनकी मदद से बताऊंगा। तो यहाँ ए से मुराद जो है वो रोटेशन होगा, तो आप फर्ज कर लें कि हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे, और रिफ्लेक्शन का मतलब है कि हम इस साइड को पलटेंगे। तो पहले मैं D3 से स्टार्ट करता हूँ कि हमने इसके एलिमेंट कैसे लिखने हैं। तो ये मेरे पास पहले जो है ये मैंने ट्रायंगल बनाई है, ये वाली ट्रायंगल बनाई है। तो इसकी ये 1 1 2 3 एक मैंने फ्रंट साइड बनाई है और एक मैंने बैक साइड बनाई है। ठीक है, यानी एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड होगी मेरे पास। ओके, तो अब जो हमने किया एक रोटेशन करेंगे या फिर हम इसकी रिफ्लेक्शन करेंगे। ठीक है,
जब बिल्कुल अभी हमने कुछ नहीं किया तो इस वाले एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। तो D3 का जो पहला एलिमेंट होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। तो यानी ये जो सॉरी ये वाला, तो जो बिल्कुल स्टार्ट वाला ये F फ्रंट को जार कर रहा है और B जो है वो बैक को जार कर रहा है। तो F फ्रंट ले रहा हूँ और यही वाला मेरा आइडेंटिटी होगा, जो ये वाली शेप है। 1 ऊपर होगा और इधर इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, इसको हम आइडेंटिटी कह रहे हैं। ओके, तो पहला एलिमेंट कैसे लिखना है हमने, पहले हमने रोटेशन करनी है। तो पहला एलिमेंट फॉर एग्जांपल हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे अगर, तो पहला एलिमेंट रोटेशन करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे एक दफा रोटेशन की है, तो यानी ये मेरे पास ए आ जाएगा। ओके, उसके बाद एक दफा फिर रोटेशन करेंगे तो ये कॉर्नर ऊपर आ जाएगा, तो मेरे पास दूसरा एलिमेंट आ जाएगा ए स्केयर, यानी 2 दफा रोटेशन किए तो ए स्केयर आ गया। अब जब तीसरी दफा रोटेशन करेंगे तो मेरे पास जो शुरू में था यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो यानी आप समझ लें कि ये फ्रंट और 1 ऊपर आ गया, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, यानी कि A3 जो है वो किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के। तो क्योंकि हम ये सेट बना रहे हैं तो सेट में एक एलिमेंट को 2 दफा नहीं लिखते, तो यहाँ A3 लिखने का कोई मकसद नहीं बनता क्योंकि आइडेंटिटी पहले इसमें मौजूद है। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट हमने रिफ्लेक्शन करनी है क्योंकि बी रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। तो अगर मैं इसको इस तरह रिफ्लेक्ट करूंगा तो मेरे पास जो एलिमेंट बनेगा वो बी आएगा, यानी मैंने एक दफा रिफ्लेक्शन की है। ओके, अब अगर मैं दोबारा रिफ्लेक्शन करूंगा तो मेरे पास आइडेंटिटी आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 2 दफा रिफ्लेक्शन करने से मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। तो आइडेंटिटी तो पहले से मौजूद है इसमें, तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं पहले रिफ्लेक्शन करूं और उसके बाद रोटेशन करूं, यानी मैं इस तरह करूं कि मैं ए बी एलिमेंट लिखना है, यानी पहले रिफ्लेक्शन करनी है और उसके बाद रोटेशन करनी है। तो वो एलिमेंट किस तरह का होगा, पहले रिफ्लेक्शन करेंगे और एक दफ़ा हम इसकी रोटेशन कर देंगे, तो हमारे पास ये इस तरह एलिमेंट आ जाएगा। एक तो बैक साइड आ जाएगी और दूसरा हमारे पास 3 1 और इधर 2 आ जाएगा, तो इसको हम ए बी से जार करेंगे। ओके, अब ऐसा भी कर सकते हैं हम कि एक दफा रिफ्लेक्शन करें और 2 दफा रोटेशन करें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रंट साइड से स्टार्ट करेंगे, पहले रिफ्लेक्शन करेंगे, पहले एक दफा रोटेशन करेंगे और फिर हम एक दफा और रोटेशन करेंगे, तो मेरे पास ये वाला आ जाएगा ए स्क्वायर बी आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अब ये सेट क्लोज हो जाएगा। सेट क्लोज क्यों हो जाएगा, अब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी ने ऐसा किया कि पहले बी ए स्केयर काम किया, ठीक हो गया। तो यानी उसने मतलब इस तरह किया कि पहले 2 दफा रोटेशन की है, ठीक हो गया, 2 दफा रोटेशन की और उसके बाद रिफ्लेक्शन की, ठीक है। तो मेरे पास ये शेप बनी है, तो मैं अगर ये शेप बनाऊं, इसकी जो शेप बनी है वो ये आएगी इसके मुताबिक, इधर 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा और इधर मेरे पास बैक साइड आ गई है। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या ये वाला एलिमेंट पहले से इधर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें इस वाले एलिमेंट का आंसर, ए बी का आंसर क्या आता है, तो ए बी में हमने क्या करना है, ये हमने फ्रंट साइड लेनी है, तो पहले मैंने रोटेशन करनी है, रिफ्लेक्शन करनी है और उसके बाद मैंने रोटेशन करनी है। ओके, तो पहले हमने रिफ्लेक्शन कर ली और उसके बाद एक दफ़ा रोटेशन कर ली। तो देखें ये वाला जो एलिमेंट बना है, ये एलिमेंट आपके पास बना है 3 2 1 और यहाँ पे बी, और देखें ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट आपस में एग्जैक्टली क्या है, सेम है। तो जैसा कि सेट में हम एक एलिमेंट को 2 दफ़ा नहीं लिखते, तो इसका मतलब है कि बी ए स्क्वायर जो है बेसिकली किसके इक्वल आ गए। अगर यहाँ से हम देखें तो ए बी जो है वो किसके इक्वल है, बी ए स्क्वायर के इक्वल है। अब कोई ऐसा भी कह सकता था कि मैंने बी ए फाइंड करना है, यानी पहले रोटेशन करनी है और फिर रिफ्लेक्शन करनी है। तो फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। ओके, ये हमारे पास फ्रंट साइड आ गई, हमने क्या करना है, पहले रोटेशन करनी है, तो एक दफ़ा रोटेशन की और उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन करनी है, तो हमने ये रिफ्लेक्शन कर दी। तो ये जो शेप बनी है मेरे पास, वो मेरे पास ये बनी है, ये यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे 1 आया है और यहाँ पे 3 आया है और यहाँ पे बैक साइड आ गई है। ओके, अब मैं ये कंप्यूट करता हूँ, ए स्क्वायर बी कंप्यूट करता हूँ दोबारा से, तो इसका आंसर क्या आता है। ओके, हमने यहाँ फ्रंट से स्टार्ट करना है। देखें ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि ज्योमेट्री से हम सारा कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। अब मैंने क्या करना है, पहले रोटेशन रिफ्लेक्शन करनी है, एक दफ़ा रिफ्लेक्शन की मैंने
उसके बाद 2 दफ़ा रोटेशन करनी है, एक दफ़ा रोटेशन और फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा रोटेशन आ गई। तो देखें इसको भी इधर लिख लेते हैं कि मेरे पास क्या बना है। तो मेरे पास आया है इधर बी आ गया क्योंकि बैक साइड है, यहाँ पे 1 आया, ऊपर 2 आया और इधर मेरे पास 3 आया। तो अब देखें ये वाली शेप और ये वाली शेप दोनों आपस में क्या आई हैं, सेम आई हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एलिमेंट है ये भी ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है किसकी जगह पे, ए स्क्वायर बी की जगह पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आप कोई भी करें, आप 50 दफ़ा रोटेशन करें, 50 दफ़ा रिफ्लेक्शन करें, तो जो आपके पास शेप आएगी वो इनमें से ऑलरेडी कोई शेप होगी, कोई नया एलिमेंट हमारे पास नहीं आएगा। तो इस वजह से D3 के जो टोटल एलिमेंट बनेंगे वो ए स्क्वायर बी, ए बी और ए स्क्वायर बी बनेगा हमारे पास। ओके, अब हम D4 को लिख लेते हैं। तो D4 के लिए उसी तरह हम करेंगे कि यहाँ 1 2 3 4 ये फ्रंट साइड और ये उसी तरह, ये आपने ख्याल रखना है इधर अगर मैंने 1 लिखा है तो बैक साइड पे भी 1 लिखा है, अगर इधर मैंने 2 लिखा हुआ है तो इसकी बैक साइड पे भी मैंने 2 ही लिखा हुआ है। यानी आपने जो नंबर इधर लिखना है बैक पे भी सेम नंबर लिखना है। जैसे इधर 4 है इसकी बैक पे भी 4 होगा, इधर 3 है इसकी बैक पे भी 3 होगा। तो ये आप लोगों ने नंबरिंग करते वक्त ख्याल करना है। ओके, तो अब हमने D4 के एलिमेंट लिखने हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बोला है कि अगर ये फ्रंट साइड है तो इसको हम आइडेंटिटी कहेंगे। तो पहला एलिमेंट इसमें आइडेंटिटी आ जाएगा, एक दफ़ा रोटेशन करेंगे तो मेरे पास ए आ जाएगा, 2 दफ़ा रोटेशन करेंगे तो मेरे पास ए स्क्वायर आ जाएगा, 3 दफ़ा रोटेशन करेंगे तो मेरे पास ए क्यूब आ जाएगा और 4 दफ़ा रोटेशन करेंगे तो देखें आइडेंटिटी आ गया मेरे पास, यानी ए की पावर 4 जो है वो किसकी इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के। इसको दोबारा इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, दूसरा अब हम क्या करेंगे, हमने फ्रंट रखा है, आइडेंटिटी रखा है, हम रिफ्लेक्शन करेंगे। तो रिफ्लेक्शन को किससे सॉल्व करते हैं, बी से। एक दफ़ा और रिफ्लेक्शन करेंगे तो मेरे पास बी स्क्वायर आ जाएगा और वो आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। इसका मतलब है उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने ए बी एलिमेंट लिखना है। तो ए बी एलिमेंट क्या होगा मेरे पास, बेसिकली एक दफ़ा हम रिफ्लेक्शन करेंगे और एक दफ़ा हम रोटेशन करेंगे। तो जो भी एलिमेंट होगा वो हमारी जो शेप बनेगी वो हमारा ए बी को रिप्रेजेंट करेगा। और इस तरह फिर आप क्या करेंगे, एक दफ़ा ए स्क्वायर बी कंप्यूट करेंगे, ए क्यूब बी कंप्यूट करेंगे। तो ये आपके पास 4 और 4 8 एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये सेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने पिछले वाले में एक्सप्लेन किया था, अगर हम इस वाले में भी देखें तो फॉर एग्जांपल अब एक एलिमेंट आप लेते हैं BA3 लेते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि BA3 की क्या शेप बनती है। ओके, तो BA3 में क्या करना है, हमने आइडेंटिटी से स्टार्ट करना है, मैंने A3 करना है, यानी 3 दफ़ा रोटेशन करनी है। तो एक दफ़ा, 2 दफ़ा और 3 दफ़ा, 3 दफ़ा रोटेशन होगी। उसके बाद मैंने रिफ्लेक्शन करनी है, तो यहाँ से पकड़ के मैं रिफ्लेक्शन कर दूंगा। तो जो आंसर आया मैं उसको इधर लिख लेता हूँ। एक तो बैक साइड आई है, इधर 4 आया, इधर 1 आया, इधर 2 आया और इधर 3 आया। अब यहाँ से मैं ए बी को सॉल्व करता हूँ। तो ए बी का आंसर क्या आएगा, तो फ्रंट साइड से स्टार्ट करना है, पहले रोटेशन रिफ्लेक्शन करनी है, तो पहले रिफ्लेक्शन कर दी, उसके बाद एक दफ़ा रोटेशन कर दें तो ये मेरे पास आ गया। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 4 2 और 3 और ये बैक साइड। अब इन दोनों को देखें तो दोनों आपस में क्या आए हैं, सेम आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, BA3 किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। ठीक हो गया, तो यानी BA3 इधर ऑलरेडी मौजूद है। अब ओके, अब हम ए स्क्वायर बी को कंप्यूट करते हैं, उसका क्या आंसर आता है। तो बी ए स्क्वायर कंप्यूट करते हैं, बी ए स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि हमने फ्रंट साइड से स्टार्ट करना है, हमने 2 दफ़ा रोटेशन करनी है, तो एक दफ़ा रोटेशन और 2 दफ़ा रोटेशन होगी, ठीक है। उसके बाद एक दफ़ा हमने रिफ्लेक्शन करनी है, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। तो 1 2 3 और 4 और इधर बैक साइड आ गई। अब हम इसमें से ए स्क्वायर बी को कंप्यूट करते हैं। तो ए स्क्वायर बी के लिए क्या करना है, आइडेंटिटी से स्टार्ट करना है, पहले हमने रिफ्लेक्शन करनी है, उसके बाद 2 दफ़ा हमने रोटेशन करनी है। तो इसका जो आंसर आया वो लिख लेते हैं। तो आंसर आया 1 2 3 और 4 और बैक साइड आई है। तो अगर इन दोनों को देखें तो दोनों आपस में आंसर क्या आए हैं, सेम आए हैं। तो इसका मतलब है कि बी ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर बी के इक्वल है। तो यहाँ से इसका मतलब है कि बी ए स्क्वायर बी ऑलरेडी इसमें मौजूद है। तो इस तरह अगर आप कोई भी एलिमेंट जितनी मर्जी दफ़ा रोटेशन करें, जितनी दफ़ा मर्जी रिफ्लेक्शन करें, तो जो भी आंसर आएगा वो आपके पास ऑलरेडी इधर मौजूद होगा। लेकिन
अब हम देखते हैं कि यानी हमें एलिमेंट्स को लिखने के लिए हर दफ़ा तो ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, और किस तरह हम रोटेशन वगैरह करेंगे तो प्रैक्टिकली तो ये इतना यूज़फुल नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत यूज़फुल है। अगर आप लोग एक बात नोट करें तो जैसा मैंने पहले किया था, तो अगर मेरे पास 3 साइडें होंगी, अगर मैं आइडेंटिटी से स्टार्ट करूंगा तो मुझे पता है 3 दफ़ा रोटेशन करने से मेरे पास आइडेंटिटी आ जाएगा। जिसको D3 है तो 3 दफ़ा करने से आइडेंटिटी आया है, D4 था तो मेरे पास 4 दफ़ा रोटेशन करने के बाद आइडेंटिटी आया। और रिफ्लेक्शन तो 2 ही साइडें हैं, चाहे आप मतलब जब 2 दफ़ा रिफ्लेक्शन कर लेंगे तो आपके पास हमेशा फ्रंट साइड आ जाएगी, चाहे 4 साइडें हों। रिफ्लेक्शन तो 2 दफ़ा करेंगे, ओरिजिनल साइड आ जाएगी, चाहे इस तरह मेरे पास 5 साइडें वाली क्यों ना हो। तो आपने रिफ्लेक्शन तो 2 दफ़ा ही करनी है हमेशा, तो जब 2 दफ़ा रिफ्लेक्शन करेंगे आपके पास हमेशा फ्रंट साइड आ जाएगी। तो इसलिए जो बी स्केयर है वो हर ग्रुप में क्या होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। और जैसे अब अगर मैंने D5 लिखना हो तो फिर मेरे पास क्या आएगा, क्योंकि 5 एलिमेंट यानी 5 साइडें हैं, तो 5 दफ़ा रोटेट करेंगे इसको तो मेरे पास यही ओरिजिनल आ जाएगा। यानी इसके एलिमेंट होंगे ए स्केयर, ए क्यूब, ए की पावर 4, और क्योंकि 5 दफ़ा करने से आइडेंटिटी आना है वो पहले लिखा हुआ है। फिर आप लिखेंगे रिफ्लेक्शन, और एलिमेंट कैसे लिखेंगे, ए को बी से ज़रब दे दें, फिर आप ए स्केयर को बी से ज़रब दे दें, यानी इस वाले को आपने सबके साथ ज़रब देनी है। फिर आ जाएगा ए स्केयर बी, फिर आ जाएगा ए क्यूब बी, और फिर आ जाएगा ए की पावर 4 बी आ जाएगा। इस तरह अगर मैंने D6 के एलिमेंट लिखने हैं तो D6 के एलिमेंट किस तरह लिखेंगे, ए स्केयर, ए क्यूब, ए की पावर 4 और ए की पावर 5। और क्योंकि ए की पावर 6 ने दोबारा किसके इक्वल होना है, आइडेंटिटी का, तो यानी जितना ये आपका n होगा इधर उतनी पावर पे आइडेंटिटी आएगा। और फिर आप यहाँ पे b लिखेंगे और इस b को सब के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी, ए स्केयर बी, ए क्यूब बी, ए की पावर 4 बी और ए की पावर 5 बी। तो इस तरह अब आप D7 भी लिख सकते हैं, D8 भी लिख सकते हैं। तो सिंपल तरीका क्या है कि ई से शुरू करें, ए स्केयर, ए क्यूब, ए की पावर 4, ए की 5 तक जाएं, यानी अगर 6 है तो 5 तक जाएंगे, अगर यहाँ D10 है तो 9 तक जाएंगे। उसके बाद बी को लिखें, बी को लिखने के बाद यहाँ से सबको मल्टीप्लाई कर दें, पहले ए को, फिर ए स्केयर को, फिर ए क्यूब को, फिर ए की पावर 4 को, और फिर ए की पावर 5 को। तो जितने एलिमेंट बनेंगे वहां पे आप सेट को क्या कर दें, क्लोज कर दें, तो ये आपके पास बन जाएंगे। अब डायहेड्रल ग्रुप में जो सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है वो ये वाली प्रॉपर्टी है कि जब भी हम ग्रुप को डिफाइन करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे ये कंडीशन साथ लिखी होती है, ए बी स्केयर इक्वल टू ई। हर ग्रुप के साथ ये 2 कंडीशंस जो है वो चेंज नहीं होती। तो जैसे यहाँ पे भी आपके पास आएगा ए बी होल स्केयर इक्वल टू ई, और इसके साथ भी आता है ए बी होल स्केयर इक्वल टू ई के इक्वल आता है। तो जितने भी हमारे पास डायहेड्रल ग्रुप है उनमें 2 कंडीशंस चेंज नहीं होती, एक ये 2, ये वाली 2 नहीं चेंज होती। तो ये वाली तो क्लियर है कि 2 दफा रिफ्लेक्शन करेंगे तो आंसर सेम आएगा, तो आइडेंटिटी ही आएगा। लेकिन वो वाला देखते हैं, वो इंटरेस्टिंग है हमारे पास। तो ए बी होल स्केयर जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल है, ठीक है। तो मैं इसको ज्योमेट्री से बताता हूँ आप लोगों को, तो ये क्या कह रहा है। तो बारी बारी हम तीनों को देखेंगे। अगर मेरे पास ये फ्रंट साइड है और आइडेंटिटी है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, होल स्केयर को ए बी मल्टीप्लाई ए बी इक्वल टू ई। तो इसका मतलब है हमने पहले रिफ्लेक्शन करनी है, फिर रोटेशन करनी है, फिर रिफ्लेक्शन करनी है, और फिर हमने रोटेशन करनी है। तो ये काम हम करने लगे हैं पहले D3 में। ओके, पहले क्या करना है हमने, रिफ्लेक्शन। तो मैंने पहले रिफ्लेक्शन की, आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्रंट लिखा हुआ है, तो और मेरे पास यही आंसर आएगा। एक दफ़ा मैंने रिफ्लेक्शन कर ली, उसके बाद मैंने रोटेशन करनी है, एक दफ़ा रोटेशन की, फिर एक दफ़ा रिफ्लेक्शन की, और फिर एक दफ़ा रोटेशन की, तो मेरे पास आइडेंटिटी आ गया। तो इसका मतलब है रिफ्लेक्शन रोटेशन ने क्या दिया मुझे, आइडेंटिटी दी है। अब हम देखते हैं इसको D4 में भी क्या ऐसा ही होता है। अब अगर हम D4 से स्टार्ट करें तो आप लोगों ने ज़हन में रखना, इधर 1 2 है और यहाँ पे मेरे पास फ्रंट और आइडेंटिटी लिखा होगा। तो अगर आप निशानी के लिए इधर एरो भी लगा सकते हैं, तो मेरे पास ऐसा ही होगा। पहले हमने क्या करना है, रिफ्लेक्शन करनी है, रिफ्लेक्शन कर दी, उसके बाद हमने रोटेशन करनी है, उसके बाद हमने फिर रिफ्लेक्शन करनी है, और उसके बाद हमने फिर रोटेशन करनी है। तो देखें एरो ऊपर की तरफ आ गया।
तो इसका मतलब है कि D4 में भी रिफ्लेक्शन रोटेशन करने के बाद ओरिजिनल आइडेंटिटी आता है, तो ये E के इक्वल आ गया। ओके, अब हम 5 वाले में देखते हैं। तो अगर मैं ये 5 वाला लेता हूँ तो यहाँ पे भी हम बना लेते हैं एरो। तो क्या करना है हमने कि रिफ्लेक्शन रोटेशन, तो पहले यहाँ से रिफ्लेक्शन की, फिर एक दफ़ा रोटेशन करेंगे और उसके बाद फिर हम रिफ्लेक्शन करेंगे और एक दफ़ा फिर रोटेशन करेंगे, तो मेरे पास ओरिजिनल शेप आ जाएगी। दोबारा देख ले, क्या करना है हमने, रिफ्लेक्शन की, उसके बाद एक दफ़ा रोटेशन की, फिर हमने रिफ्लेक्शन की और फिर एक दफ़ा रोटेशन की, तो मेरे पास दोबारा आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब है कि D5 में जो है वो भी सेम कंडीशन ट्रू होती है। तो आप लोग खुद से 6 साइडों वाली बना के, वो जो एंगल मैंने मेंशन किया था वो बना के, ये 7 वाला बना के, तो यही आप काम करेंगे। लेकिन आपने ये देखना है आपके साइडों की लेंथ इक्वल हो, ठीक है, और एंगल जो है वो भी सेम हो। तो जब भी आप रिफ्लेक्शन रोटेशन करेंगे तो आपका हमेशा जो है ये फ्रंट साइड ही आएगी और जो तरतीब होगी वही आएगी। तो इस वजह से यहाँ ए बी होल स्क्वायर जब वो किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब मैं इधर कैलकुलेशन कर रहा था तो मुझे कैसे पता चल रहा था कि बी ए स्क्वायर का जो आंसर है वो मैंने ए बी के इक्वल चेक किया था। फिर नीचे वाले में मैंने जब देखा था तो बी ए स्क्वायर का आंसर मैंने ए स्क्वायर के बी के भी इक्वल चेक किया था। तो डायरेक्ट मुझे कैसे पता चला कि इस वाले का आंसर ये वाला होगा, इस वाले का आंसर ये वाला होगा। तो इसके लिए मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि हमने कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, तो मैं D4 का D5 का चलें समझा देता हूँ, तो बाकी आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, फिर इजीली कर सकते हैं। अब जैसा कि मेरे पास था कि ए बी होल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। तो यहाँ से हम इसको लिख लिया था ए बी इज इक्वल टू ई, क्योंकि हमें पता है कि बी स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल आता है। इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय बी, ये आ जाएगा ए बी मल्टीप्लाई बी इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बी। तो आप लोगों ने ख्याल करना है कि जब राइट साइड से मल्टीप्लाई किए तो इस एलिमेंट के भी राइट साइड पे मल्टीप्लाई करना है। तो बी स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल है, वो खत्म हो जाएगा, तो ए इक्वल टू बी आ गया। अब लेफ्ट वाला ए खत्म कर दें, तो इसको रहने दें। तो लेफ्ट वाला ए खत्म करने के लिए टोटल पावर कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पावर 4 से, ए की पावर 4 ए बी ए इज इक्वल टू, क्योंकि लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया है तो बी के भी लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। ये ए की पावर 5 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी के। तो बी ए किसके इक्वल आ गया, ए की पावर 4 बी के इक्वल आ गया। ओके, अब एक और कंप्यूट करते हैं। तो अब मैं बी ए स्क्वायर कंप्यूट करना है, तो इसी इक्वेशन को राइट साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाले ए से। ये आ जाएगा ए की पावर 4 मल्टीप्लाई ए, तो ये मेरे पास आ गया बी ए स्क्वायर, तो ये बन गया ए की पावर 4 और बी ए। अब बी ए की वैल्यू किसके इक्वल हमने कंप्यूट की थी, ए की पावर 4 बी के, ए की पावर 4 और ए की पावर 4 बी आ गया। इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो गया ए की पावर 8 बी। अब क्योंकि 5 पावर तो आइडेंटिटी आता है, तो बाकी कितनी बच गई, यहाँ से 3 पावर बच गई, तो ये आ गया बी ए स्क्वायर A3 और बी के इक्वल आ गया। अब इसको एक दफ़ा और राइट साइड ए से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ BA3 बन जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा A की 3 और BA, क्योंकि आपने राइट साइड से A से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर किया तो A3 हो गया, इधर किया तो BA आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा A3 और BA की वैल्यू दोबारा यहाँ से पुट करें, A की 4 B के इक्वल है, ये वाली वैल्यू, ये आ जाएगा BA3 और BA3 जो है ये टोटल 7 हो जाएगी। 7 में से 5 ई के इक्वल है, तो बाकी कितनी बच जाएगी, 2, तो ए स्क्वायर बी आ गया। ओके, अब अगर आप ये प्रोसेस दोबारा करेंगे, यानी राइट साइड से ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में जो है आपके पास बी ए की पावर 4 इक्वल आ जाएगा, ए बी के इक्वल आ जाएगा। तो अब आप लोगों को ये वाला प्रोसेस हर दफ़ा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी भी ट्रिक है हमारे पास याद रखने की। वो क्या, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मेरे पास 2 आया, तो ये मेरे पास 3 आया, कितना होगा टोटल 5, क्योंकि D5 है। ये 3 आया है, यानी यहाँ A3 है और यहाँ A2 आया, तो टोटल कितना हो गया 5। यहाँ पावर 1 आई है, 4 और 1 कितना हो गया 5। इसका मतलब है कि अगर आपने इनको इंटरचेंज करके लिखना है, तो आपकी जो टोटल पावर अगर D5 है, तो यहाँ पे टोटल पावर कितनी होगी, टोटल 5 बनेगी। और यहाँ पे भी देखें BA जो है वो A की 4 B के इक्वल है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है,
1 आवर है। अब अगर आप इसी तरह D6 में लिखना चाहें डायरेक्ट, अब आपको कैलकुलेशन किए बगैर आप लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हैं BA का आंसर क्या आएगा, क्योंकि D6 है तो यहाँ पे आप पावर 5 लिखेंगे और यहाँ पे B लिखेंगे ताकि टोटल पावर कितनी हो जाए 6 हो जाए। और BA अगर आपने स्केयर लिखना है तो यहाँ A की पावर 4B आ जाएगा। BA क्यूब लिखना है तो आपके पास ये क्योंकि 3 है इधर 3 आ जाएगा। अगर BA स्केयर लिखना है तो आपके पास A की पावर 4B आएगा। और अगर आपने सॉरी 1 2 3 4 अगर यहाँ 4 लिखना है तो यहाँ आपके पास 2 आएगा। अगर BA 5 लिखना है तो यहाँ आपके पास AB के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर आपको ग्रुप पता है तो आपने जो जब इनकी वैल्यू इधर चेंज करना है तो इनकी जो टोटल पावर है वो आपके अगर यहाँ 6 है तो 6 के इक्वल होनी चाहिए, अगर D7 है तो टोटल पावर 7 के इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरह हमने देखा कि जो हमारा डायहेड्रल ग्रुप है ये टोटली ज्योमेट्री से रिलेटेड है, यानी इसका हर एलिमेंट जो है वो ज्योमेट्री को शो करता है। जैसे अगर आप कोई भी एलिमेंट लिखें तो जैसे ये वाला एलिमेंट A की पावर 4B लिखा हुआ तो मतलब ये है इसका एक दफ़ा रिफ्लेक्शन है और 4 दफ़ा रोटेशन है। तो आप लोग जो डायग्राम जैसे मैंने बनाई थी वैसे ही डायग्राम लेके तो इनमें से कोई भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप 6 साइड वाली बनाएं और आप लोग ऐसा करें, एक दफ़ा रिफ्लेक्शन करें 2 दफ़ा रोटेशन करें, उसको अपने पास नोट कर लें। फिर उसके बाद आप ऐसा करें 4 रोटेशन करें और 1 रिफ्लेक्शन करें तो जो आपकी जो शेप है दोबारा वही की वही आ जाएगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब जो है ये ग्रुप है, तो इसको ज़रूर लर्न करना चाहिए हमें। तो अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।